फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम सुनाते हैं मुंशी प्रेमचंद की बेहद ही मशहूर दिलचस्प कहानी निमंत्रण। प्रेमचंद द्वारा रचित निमंत्रण कहानी नवंबर 1926 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी अकर्मण्य और धर्म के नाम पर सुस्वादु व्यंजनों पर लार टपकाने वाले पाखंडी पंडितों पर करारा व्यंग है। कहानी के मुख्य पात्र हैं पंडित मोटेराम। खाने के नाम पर ही इनकी जिह्वा लपकती है। ऐसे में इन्हें पता चलता है कि रानी साहिबा ने 7 ब्राह्मणों को इच्छा पूर्ति भोजन का निमंत्रण दिया है। पंडित जी की बाँछें खिल उठती हैं। पंडित मोटेराम कुचक्र रचकर अपने 5 पुत्रों और पत्नी को पुरुष पुरुष वेश धरवाकर भोजन के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं कि उनके मित्र प्रतिस्पर्धी पंडित चिंतामणि आ टपकते हैं। पंडित चिंतामणि भी खाने के लालची हैं। वो समझ जाते हैं कि कहीं से न्योता आया है तो वो भी वहां जाने की इच्छुक होते हैं। पंडित मोटेराम उन्हें साथ नहीं ले जाना चाहती, इसलिए दोनों में बुरी तरह कहा सुनी और मार पिटाई तक हो जाती है। रानी साहिबा के यहाँ भोजन में थोड़ा समय था तो पंडित मोटेराम को जाने क्या सूझी, वो पंडित चिंतामणि को भोजन के लिए लिवाने चले गए। रानी साहिबा के सामने उनकी चाल आ जाती है और रानी साहिबा खाने के स्थान पर कुत्ता छुड़वा देती हैं। पूरा परिवार बिना भोजन किए लौट आता है और प्रतिद्वंदी पंडित चिंतामणि ठाठ से भोजन करते हैं। कहानी की भाषा सहज, सरल और प्रवाहमयी है। संवादों द्वारा दोनों पंडितों के चरित्र को पूर्णतया उजागर किया गया है। वर्णनात्मक शैली में रची गई यह कहानी हास्य को जन्म देती है और सोचने पर भी विवश करती है कि आदमी खाने के लिए कितना गिर सकता है कि अपने संतान के पिता किसी अन्य को और पत्नी को पुरुष बना दे। रानी साहिबा का व्यवहार भी कोई अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ता। पंडित चिंतामणि भी अपने मित्र को नीचा दिखाते हैं। वस्तुतः यह कहानी एक दिखावटी समाज का प्रतिनिधित्व करती है जहां सब स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं। कहानी का उद्देश्य दिशा भ्रमित लोगों को वास्तविकता का आईना दिखाना है कि धर्म के नाम पर किस प्रकार ढोंग रचे जाते हैं। अधिकांश की दृष्टि भोज्य पदार्थों पर केंद्रित रहती है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पंडित मोटेराम शास्त्री ने अंदर जाकर अपने विशाल उदर पर हाथ फेरते हुए यह पद पंचम स्वर में गाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी ताजी खबर है क्या? शास्त्री जी ने पैंतरे बदल कर कहा, मार लिया आज, ऐसा ताक कर मारा कि चारों खाने चित, सारे घर का न्योता, सारे घर का। वो बढ़ बढ़कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उधर महाराज अभी से अधीर हो रहे हैं। सोना, कहीं पहले की भांति अब की भी धोखा न हो, पक्का पोढ़ा कर लिया है ना? मोटेराम ने मूछें ऐंठते हुए कहा, ऐसा असगुन मुंह से न निकालो। बड़े जब तब के बाद यह शुभ दिन आया है। जो तैयारियां करनी हो कर लो। सोना, वो तो करूंगी ही, क्या इतना भी नहीं जानती? जन्म भर घास थोड़े ही खोदती रही हूँ, मगर है घर भर का ना। मोटेराम, अब और कैसे कहूँ, पूरे घर भर का है। इसका अर्थ समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछो। विद्वानों की बात समझना सबका काम नहीं। अगर उनकी बात सभी समझ लें तो उनकी विद्वता का महत्व ही क्या रहे। बताओ, क्या समझी? मैं इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूँ, मगर तुम नहीं समझ सकी। बताओ, विद्वता किसे कहते हैं? महत्व ही का अर्थ बताओ। घर भर का निमंत्रण देना क्या दिल लगी है? हाँ, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं और उसका वही आशय निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो। मुरादपुर की रानी साहब 7 ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन कराना चाहती हैं। कौन कौन महाशय मेरे साथ जाएंगे यह निर्णय करना मेरा काम है। अलगू राम शास्त्री, बेनी राम शास्त्री, छेदी राम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री, फिरकू राम शास्त्री, मोटे राम शास्त्री आदि। जब इतने आदमी अपने घर ही में हैं, तब बाहर कौन ब्राह्मणों को खोजने जाए?
सोना, और सातवां कौन है? मोटे राम, बुद्धि को दौड़ाओ। सोना, एक पत्तल घर लेते आना। मोटे राम, फिर वही बात कही जिसमें बदनामी हो। छी छी, पत्तल घर लाऊं? उस पत्तल में वो स्वाद कहाँ जो यजमान के घर बैठकर भोजन करने में है। सुनो, सातवें महाशय हैं पंडित सोना राम शास्त्री। सोना, चलो दिल लगी करते हो, भला मैं कैसे जाऊंगी? मोटे राम, ऐसे ही कठिन अवसरों पर तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान आदमी अवसर को अपना सेवक बना लेता है, मूर्ख अपने भाग्य को रोता है। सोना देवी और सोना राम शास्त्री में क्या अंतर है जानती हो? केवल परिधान का अर्थ समझती हो? परिधान पहनाव को कहते हैं। इसी साड़ी को मेरी तरह बांध लो, मेरी मिर्जई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो, पगड़ी मैं बांधूंगा, फिर कौन पहचान सकता है? सोना ने हंसकर कहा, मुझे तो लाज लगेगी। मोटे राम, तुम्हें करना ही क्या है, बातें तो हम करेंगे। सोना ने मन ही मन आने वाले पदार्थों का आनंद लेकर कहा, बड़ा मजा होगा। मोटे राम, बस अब विलंब ना करो, तैयारी करो, चलो। सोना, कितनी फंकी बना लूं? मोटे राम, यह मैं नहीं जानता, बस यही आदर्श सामने रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो। सहसा सोना देवी को एक बात याद आ गई। बोली, अच्छा इन बिच्छुओं का क्या करूंगी? मोटे राम ने त्योरी चढ़ाकर कहा, इन्हें उठाकर रख देना, और क्या करोगी? सोना, हाँ जी, क्यों नहीं, उतार कर रख क्यों न दूंगी। मोटे राम, तो क्या तुम्हारे बिछुए पहनने ही से मैं जी रहा हूँ? जीता हूँ पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, तुम्हारे बिछुओं के पुण्य से नहीं जीता। सोना, नहीं भाई, मैं बिछुए न उतारूंगी। मोटे राम ने सोचकर कहा, अच्छा पहने चलो, कोई हानि नहीं, गोवर्धन धारी या बाधा भी हर लेंगे, बस पाँव में बहुत से कपड़े लपेट लेना। मैं कह दूंगा इन पंडित जी को फील पाँव हो गया, क्यों, कैसे सूझी? पंडिताइन ने पतिदेव को प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखा। जन्म भर पढ़ा नहीं है। संध्या समय पंडित जी ने पुत्रों को बुलाया। संध्या समय पंडित जी ने पांचों पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगे। पुत्रों, कोई काम करने के पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसे क्या होगा। मान लो रानी साहब ने तुम लोगों का पता ठिकाना पूछना आरंभ किया, तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे? यह तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचो कितनी कलंक और लज्जा की बात होगी कि मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे। इसलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम न बतलाए, संसार में नामों की कमी नहीं। कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना। पिता का नाम बदल देने से कोई गाली नहीं लगती, या कोई अपराध नहीं। अलगू, आप ही ना बता दीजिए। मोटेराम, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगू राम के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे, खूब याद कर लो। बेनी राम के पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा, खूब याद रखना। छेदी राम के पिता है पंडित दमड़ी तिवारी, भूलना नहीं। भवानी, तुम गंगू पांडे बतलाना, खूब याद कर लो। अब रहे फेकू राम, तुम बेटा बतलाना सेतु राम पाठक। हो गए सबके सब? हो गया सबका नामकरण? अच्छा, अब मैं परीक्षा लूंगा, होशियार रहना। बोलो अलगू, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अलगू, पंडित केशव पांडे। बेनीराम, तुम बताओ? दमड़ी तिवारी। छेदी, यह तो मेरे पिता का नाम है। बेनी, मैं तो भूल गया। मोटे राम, भूल गए? पंडित के पुत्र होकर तुम एक नाम भी याद नहीं कर सकते? बड़े दुख की बात है, मुझे पांचों नाम याद हैं, तुम्हें एक नाम भी याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। पंडित जी लड़कों की परीक्षा ले ही रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि जी ने द्वार पर आवाज दी। पंडित मोटेराम ऐसे घबराए कि सिर पैर की सुध न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन से गाढ़ी मैत्री थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते थे, और यदि पंडित मोटेराम अव्वल रहते तो पंडित चिंतामणि के द्वितीय पद में कोई बाधक न हो सकता था। पर आज मोटे राम जी अपने मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ ले जाना अपने घर वालों में से किसी एक को छोड़ देना था, और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार न थे। चिंतामणि ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई, अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटे राम ने मुंह लटका कर कहा, कैसी बातें करते हो मित्र, ऐसे तो कहीं नहीं हुआ।
ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना न दी हो। कदाचित कुछ समय ही बदल गया है या किसी ग्रह का फेर है। कोई झूठ को भी नहीं बुलाता। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई न कोई बात तो मित्र अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जमा है। मोटे राम, तुम्हारी इन्हीं बातों पर मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ, ब्राह्मण के लड़के हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना इनको कौन पूछेगा। चिंतामणि को अब भी विश्वास न आया। उन्होंने सोचा, लड़कों से ही इस बात का पता लग सकता है। फेफू राम सबसे छोटा था, उसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा, हमें भी सुनाओ। मोटे राम ने फेकू राम को बोलने का अवसर न दिया। डरे कि यह तो सारा भांडा फोड़ देगा। बोले, यह अभी क्या पड़ेगा, दिन भर खेलता है। फेकू राम इतना बड़ा अपराध अपने नन्हे से सिर पर क्यों लेता। बाल सुलभ गर्व से बोला, हमको तो याद है पंडित सेतु राम पाठक, हम याद भी कर ले तिस पर भी कहते हैं हरदम खेलता है। यह कहते हुए फेकू राम ने रोना शुरू किया। चिंतामणि ने बालक को गले लगा लिया और बोले, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया है, तुम खूब पढ़ते हो। यह सेतु राम पाठक कौन है बेटा। मोटे राम ने बिगड़ कर कहा, तुम भी लड़कों की बातों में आते हो, सुन लिया होगा किसी का नाम फेफू से, जा बाहर खेल। चिंतामणि अपने मित्र की घबराहट देखकर समझ गए कि कोई न कोई रहस्य अवश्य है। बहुत दिमाग लड़ाने पर भी सेतु राम पाठक का आशय उनकी समझ में न आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन में दुखित होकर बोले, अच्छा, आप पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो इसका मुझे गुमान तक न था। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। पंडित चिंतामणि बाहर चले गए। मोटे राम जी के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था। फिर परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो, रूठे जाते हैं, फिर परीक्षा ले लेना। मोटे राम, जब कोई काम पड़ेगा मना लूंगा। निमंत्रण की सूचना पाते ही इनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, बोलो। भवानी, गंगू पांडे। मोटे राम, और तुम्हारे पिता का नाम फेकू। फेकू, बता तो दिया, उस पर कहते हैं पढ़ता नहीं। मोटे राम, हमें भी बता दो। फेकू, सेतु राम पाठक। मोटे राम, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है, आज तुम्हें अपने साथ बैठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। सुना, हमें भी तो कोई नाम बता दो। मोटे राम ने रसिकता से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन स्वरूप सुकुल। सोना देवी ने लजा कर सिर झुका लिया। सोना देवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगी। उधर फेफू आनंद की उमंग में घर से बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रूठ कर तो चले थे, पर कुतूहलवश अभी द्वार पर दबके खड़े थे। जिन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों में पड़ी, उसे यह तो ज्ञात हो गया कि कहीं निमंत्रण है, पर कहाँ है, कौन कौन से लोग निमंत्रित हैं, यह कुछ ज्ञात ना हुआ था। इतने में फेफू बाहर निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोले, कहाँ न्योता है बेटा। अपनी जान में तो उन्होंने बहुत धीरे से पूछा था, पर न जाने कैसे पंडित मोटे राम के कान में भनक पड़ गई। तुरंत बाहर निकाल आए। देखा तो चिंतामणि जी फेकू को गोद में लिए कुछ पूछ रहे हैं। लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया और चाहा कि अपने मित्र की गोद से छीन ले, मगर चिंतामणि को अभी अपने प्रश्न का उत्तर न मिला था। अतएव वे लड़के का हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर भागे। मोटे राम भी यह कहते हुए उनके पीछे दौड़े, उसे क्यों अपने घर उसे क्यों लिए जाते हो, धूर्त कहीं का दुष्ट। चिंतामणि, मैं कह देता हूँ, इसका नतीजा अच्छा ना होगा, फिर कभी किसी निमंत्रण में ना ले जाऊंगा। भला चाहते हो तो उसे उतार दो। मगर चिंतामणि ने एक न सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी संभाल के बाहर ना हुई थी, दौड़ सकते थे, मगर मोटे राम को एक एक पग आगे बढ़ना दुस्तर हो रहा था। भैंसे की भांति हाँफते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करके दुल्की चाल से चले जाते थे। और यद्यपि प्रतिक्षण अंतर बढ़ता जाता था, पर पीछा न छोड़ते थे। अच्छी घुड़दौड़ थी। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो गैंडे चिड़िया घर से भाग आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित यह दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पर ही समाप्त होती, पर पंडित मोटेराम धोती के ढीली हो जाने के कारण उलझ कर गिर पड़े। चिंतामणि ने पीछे फिरकर यह दृश्य देखा तो रुक गए और फेकू राम से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ न्योता है। फेकू, बता दे तो हमें मिठाई दोगे ना।
चिंतामणि, हाँ दूंगा, बताओ। फेकू, रानी के यहाँ। चिंतामणि, कहाँ की रानी? फेकू, यह मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है। नगर में कई बड़ी बड़ी रानियां थीं। पंडित जी ने सोचा सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा, जहाँ भोजन होगा वहाँ कुछ भीड़ भाड़ होगी ही पता चल जाएगा। यह निश्चय करके वे लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई बाधा न थी। मोटे राम जी मोटे राम जी के पास आए तो देखा कि वे पड़े कराह रहे, उठने का नाम नहीं लेते। घबरा कर पूछा, गिर कैसे पड़े मित्र? यहाँ कहीं गड्ढा भी तो नहीं है? मोटे राम, तुमसे क्या मतलब? तुम लड़की को ले जाओ, जो कुछ पूछना हो पूछो। चिंतामणि, मैं यह कपट व्यवहार नहीं करता, दिल लगी की थी, तुम बुरा मान गए। लो उठ तो बैठो राम का नाम लेके। मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं पूछा। मोटे राम, चल झूठा। चिंतामणि, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ। मोटे राम, तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। चिंतामणि, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो? मोटे राम, इससे कहीं अधिक। तुम गंगा में डूबकर शपथ खाओ तो भी मुझे विश्वास न आए। चिंतामणि, दूसरा यह बात कहता तो मुंह उखाड़ लेता। मोटे राम, तो फिर आ जाओ। चिंतामणि, पहले पंडिताइन से पूछ आओ। मोटे राम यह भस्मक व्यंग्य ना सह सके, चट उठ बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्रों में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतनी जोर से गरज गरज कर मानो सिंह दहाड़ रहे हों। बस ऐसा जान पड़ता था मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हों। मोटे राम, महाबली विक्रम बजरंगी। चिंतामणि, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मोटे राम, जय 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 हनुमान गोसाई। चिंतामणि, प्रभु रखिए लाज हमारी। मोटे राम बिगड़ कर, यह हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंतामणि, यह हमने स्वयं रचा है। क्या तुम्हारी तरह की यह रटंत विद्या है? जितना कहो उतना रच दें। मोटे राम, अबे हम रचने पर आ जाएं तो एक दिन में 1 लाख स्तुतियां रच डालें, किंतु इतना अवकाश किसे है? दोनों महात्मा अलग खड़े होकर अपने अपने रचना कौशल की डींगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध शास्त्रार्थ का रूप धारण करने लगा, जो विद्वानों के लिए उचित है। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोटे राम और चिंतामणि जी में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामणि जी 3 महिलाओं के स्वामी थे, कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे 20 बिस्वे। उस पर विद्वान भी उच्च कोटि के, दूर दूर तक यजमानी थे। ऐसे पुरुषों को सब अधिकार है। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो तब कैसे इनकार किया जाए? इन तीनों महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित ने उनके नाम बहुत ही रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को अमृति, मंझली को गुलाब जामुन और छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए 3 महिलाएं त्रैताप से कम न थी। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती रहती। खून की नदी तो पंडित जी ने भी कभी नहीं बहाई, अधिक से अधिक शब्दों की ही नदी बहाई थी। पर मजाल न थी कि बाहर का आदमी किसी को कुछ कह जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती थी। यह पंडित जी की नीति चातुर्य का सुफल था। ज्यों ही खबर मिली कि पंडित चिंतामणि पर संकट पड़ा हुआ है, तीनों त्रिदोष की भांति कुपित होकर घर से निकली। और उनमें जो अन्य दोनों जैसी मोटी नहीं थी, सबसे पहले समर भूमि में जा पहुंची। पंडित मोटे राम जी ने उसे आते देखा तो समझ गए कि अब कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर बगटुट भागे, पीछे फिरकर भी न देखा। चिंतामणि जी ने बहुत ललकारा पर मोटे राम के कदम न रुके। चिंतामणि, अजी भागे क्यों? ठहरो, कुछ मजा तो चखते जाओ। मोटे राम, मैं हार गया भाई, हार गया। चिंतामणि, अजी को दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटे राम ने भागते हुए कहा, दया करो भाई, दया करो। 8 बजते बजते पंडित मोटे राम ने स्नान और पूजा करके कहा, अब विलंब नहीं करना चाहिए। फंकी तैयार है ना? सोना, फंकी लिए तो कब से बैठी हूँ, तुम्हें तो जैसे किसी बात की सुध ही नहीं रहती। रात को कौन देखता है कि कितनी देर तक पूजा करते हो? मोटे राम, मैं तुमसे एक नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरे कामों में मत बोला करो। तुम नहीं समझ सकती कि मैंने इतना विलंब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि ही नहीं दी। जल्दी जाने से अपमान होता है। यजमान समझता है लोभी है, भुक्खड़ है, इसलिए चतुर लोग विलंब किया करते हैं, जिसमें यजमान समझे कि पंडित जी को इसकी सुध ही नहीं है, भूल गए होंगे। बुलाने को आदमी भेजें।
इस प्रकार जाने में जो मान महत्व है वो मरभूखों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है। मैं बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई न कोई आता ही होगा। लाओ थोड़ी फंकी, बालकों को खिला दी है ना। सोना, उन्हें तो मैंने सांझ ही को खिला दी थी। मोटे राम, कोई सोया तो नहीं? सोना, आजा। आज भला कौन सोएगा? सब भूख भूख चिल्ला रहे थे तो मैंने 1 पैसे का चबेना मंगवा दिया। सब के सब ऊपर बैठे खा रहे हैं, सुनते नहीं हो? मारपीट हो रही है। मोटे राम ने दांत पीस कर कहा, जी चाहता है कि तुम्हारी गर्दन पकड़कर ऐंठ दूं। भला इस बेला चबेना मंगाने का क्या काम था? चबेना खा लेंगे तो वहां क्या तुम्हारा सिर खाएंगे? छी छी, जरा भी बुद्धि नहीं। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ भूल तो हुई, पर सब के सब इतना कोलाहल मचाए हुए थे कि सुना नहीं जाता था। मोटेराम, रोते ही थे ना तो रोने देती। रोने से उनका पेट ना भरता बल्कि और भूख खुल जाती। सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज दी, पंडित जी, महारानी बुला रही हैं और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखकर कहा, देखा, इसे निमंत्रण कहते हैं। अब तैयारी करनी चाहिए। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण और न आते तो मैं कथा सुनाने चला गया होता। मुझे बिल्कुल याद न थी। चलो, हम बहुत शीघ्र आते हैं। 9 बजते बजते पंडित मोटेराम बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पर जा पहुंचे। रानी बड़ी विशाल काय एवं तेजस्विनी महिला थी। इस समय वे चौकीदार तकिया लगाए हुए तखत पर बैठी हुई थीं। 2 आदमी हाथ बांधे पीछे खड़े थे। बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडली को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ लाए? मोटेराम, करता क्या, सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने आना स्वीकार न किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है, कोई किसी के यहाँ। तब तुम्हें बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए कि मुझे लज्जित न होना पड़े। तब जबरदस्ती प्रत्येक के घर से जो बालक मिला उसे पकड़ लाना पड़ा। क्यों फेकूराम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? फेकूराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाए। लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न ना किया और उधर रानी ने फेकूराम की प्रशंसा कर दी तब तो वे अधीर हो उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम है पंडित गंगू पांडे। छेदी बोला, मेरे पिता का नाम है दमड़ी तिवारी। बेनीराम ने कहा, मेरे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। अलगूराम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है जी? अलगूराम को इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद न आया, न यही सूझा कि कोई और नाम ले ले। हत बुद्धि सा खड़ा रहा। पंडित मोटे राम ने जब उसकी ओर दांत पीस कर देखा तब रहा सहा होश हवास भी गायब हो गया। फेकुर हमने कहा, हम बता दे भैया? भैया भूल गए? रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या अपने पिता का नाम भूल गया? यह तो विचित्र बात देखी। मोटे राम ने अलगू के पास जाकर कहा, केशव है। अलगूराम बोल उठा, केशव पांडे। रानी, तो अब तक क्यों चुप था? मोटेराम, कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। रानी, मैंने सामान तो बहुत सा मंगवा रखा है, सब खराब होगा, लड़के क्या खाएंगे? मोटेराम, सरकार इन्हें बालक ना समझे, इनमें जो सबसे छोटा है वो 2 पत्तल खाकर उठेगा। जब सामने पत्तलें पड़ गईं और भंडारी चांदी की थालों में एक से एक उत्तम पदार्थ लाकर परसने लगा, तब पंडित मोटे राम जी की आंखें खुल गईं। उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने न आए थे। घी की ऐसी सौंधी सुगंध उन्हें कभी न मिली थी। प्रत्येक वस्तु से केवड़े और गुलाब की लपटें उड़ रही थीं, घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है? मनो खा जाऊं, फिर भी और खाने को जी चाहे। देवतागण इनसे उत्तम और कौन से पदार्थ खाते होंगे? इनसे उत्तम पदार्थों की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा कौन है जिससे लाग डांट करूं? लड़के 2-2 पत्तलों में चे बोल जाएंगे। सोना को साथ देगी, मगर कब तक? चिंतामणि के बिना रंग न गठेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। उस उमंग में पत्तलों की कौन गिनती? हमारी देखा देखी, लड़के भी डट जाएंगे। ओह, बड़ी भूल हो गई। यह ख्याल मुझे पहले न आया।
रानी साहब से कहूँ बुरा तो न मानेगी। जो कुछ हो एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर रानी साहब से बोले, सरकार आज्ञा हो तो कुछ कहूँ। रानी, कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? मोटे राम, नहीं सरकार, किसी बात की नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी देखे भी ना थे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लूं। बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, उनके जोड़ का इस नगर में दूसरा नहीं है। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुध ही आई है। रानी, आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देर होगी और भोजन परोस दिया गया है। मोटेरा, मैं अभी आता हूँ सरकार, दौड़ता हुआ जाऊंगा। रानी, मेरी मोटर ले लीजिए। तब पंडित जी चलने को तैयार हुए। तब सोना ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है जी? उसे क्यों बुला रहे हो? मोटेराम, कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए। सोना, मैं क्या तुमसे दब जाती? पंडित जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात और है, दंगल की बात और है। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा उतना नया पट्टा नहीं कर सकता। वहाँ बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही हाल समझो, झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। सोना, कहीं लड़के सो जाएं तो? मोटेराम, और भूख खुल जाएगी, जगह तो मैं लूंगा। सोना, देख लेना, आज वो तुम्हें पछाड़ देगा, उसके पेट में तो शनीचर है। मोटेराम, बुद्धि की सर्वत्र सर्वत्र प्रधानता रहती है। मोटेराम, बुद्धि की सर्वत्र प्रधानता रहती है, यह न समझो कि भोजन करने की कोई विद्या ही नहीं। इसका भी एक शास्त्र है, जिसे मथुरा के शनिचरना आनंद महाराज ने रचा है। चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है। अनाड़ी बहुत सी जगह में भी यही सोचता है कि कौन वस्तु कहाँ रखूं। गंवार आदमी पहले से ही हबक हबक कर खाने लगता है और चट एक लोटा पानी पीकर अफर जाता है। चतुर आदमी बड़ी सावधानी से खाता है, उसको कौर नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से वो सुपाच्य भी हो जाता है। चिंतामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा? चिंतामणि जी अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे। जिस प्राणी को वह अपना परम हितैषी समझते थे, जिसके लिए वे अपने प्राण तक देने को तैयार रहते थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की। बेवफाई ही नहीं कि उन्हें उठाकर दे मारा। पंडित मोटेराम के घर से तो कुछ जाता न था। अगर वे चिंतामणि जी को भी साथ ले जाते तो क्या रानी साहब उन्हें दुत्कार देती? स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता है? उन अमूल्य पदार्थों की कल्पना करके चिंतामणि के मुंह से लार टपक पड़ती थी। अब सामने पत्तल आ गई होगी, अब थालों में अमृतियां लिए भंडारी जी आए होंगे। ओहो, कितनी सुंदर कोमल कुरकुरी रसीली अमृतियां होंगी। अब बेसन के लड्डू आए होंगे। ओहो, कितने सुडौल मेवों से भरे हुए घी से तरातर लड्डू होंगे। मुंह में रखते ही रखते गल जाते होंगे, जीभ भी न डुलानी पड़ती होगी। आहा, अब मोहन भोग आया होगा। हाय दुर्भाग्य, मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ और वहाँ यह बहार। बड़े निर्दयी हो मोटेराम, तुमसे इस निष्ठुरता की आशा न थी। अमृति देवी बोली, तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो? पितृ पक्ष तो आ ही रहा है, ऐसे ऐसे न जाने कितने न्योते आएंगे। चिंतामणि, आज किसी अभागे का मुंह देखकर उठा था। लाओ तो पतरा देखूं कैसा मुहूर्त है। अब नहीं रहा जाता, सारा नगर छान डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा। नासिका तो दाहिनी चल रही है। एकाएक मोटर की आवाज आई, उसके प्रकाश से पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। वे खिड़की से झांकने लगे तो मोटे राम को मोटर से उतरते देखा। एक लंबी सांस लेकर चारपाई पर गिर पड़े। मन में कहा कि दुष्ट भोजन करके अब यहाँ मुझसे बखान करने आया है। अमृति देवी ने पूछा, कौन है दाढ़ीजार, इतनी रात को जगावत है? मोटे राम, हम है, हम गाली न दो। अमृति, अरे दुर्मुह झोंसे, तय कौन है, कहाँ थे? हम है, हम को जाने तय कौन है। मोटे राम, अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो? खूब पहचान लो, हम है तुम्हारे देवर। अमृति, ऐ दूर, तोरे मुंह में कालिख ला गए, तोर लहास उठे, हमार देवर बने थे दाढ़ीजार। मोटेराम, अरे हम हैं मोटेराम शास्त्री, क्या इतना भी नहीं पहचानती? चिंतामणि जी घर में हैं। अमृति ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार भाव से बोली, अरे तुम थे तो नाम क्यों नहीं बताते थे? जब इतनी गालियां खा ली तो बोल निकला, क्या है क्या है? मोटेराम, कुछ नहीं, चिंतामणि जी को शुभ संवाद देने आया हूँ। रानी साहब ने उन्हें याद किया है। अमृति, भोजन के बाद बुलाकर क्या करेंगी?
मोटेराम, अभी भोजन कहाँ हुआ है? मैंने जब इनकी विद्या, कर्मनिष्ठा, सदुचार की प्रशंसा की तब मुग्ध हो गई। मुझसे कहा कि उन्हें मोटर पर लाओ, क्या सो गए? चिंतामणि चारपाई पर पड़े पड़े सुन रहे थे। जी में आता था चलकर मोटेराम के चरणों पर गिर पड़ूं। उनके विषय में अब तक जितने कुत्सित विचार उठे थे सब लुप्त हो गए। ग्लानि का आविर्भाव हुआ, रोने लगे। अरे भाई, आते हो या सोते ही रहोगे? यह कहते हुए मोटेराम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। चिंतामणि, तब क्यों न ले गए? जब इतनी दुर्दशा कर लिए तब आए। अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। मोटेराम, अजीब वो तरमाल खिलाऊंगा कि सारा दर्द वर्द भाग जाएगा। तुम्हारे यजमानों को भी ऐसे पदार्थ मयस्सर न हुए होंगे। आज तुम्हें बदकर पछाड़ूंगा। चिंतामणि, तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे? सारे शहर में तो कोई ऐसा माई का लाल दिखाई नहीं देता। हमें शनिचर का इष्ट है। मोटेराम, अजी यहाँ बरसों तपस्या की है। भंडारे का भंडारा साफ कर दें और इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहे। बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते। चलना तो दूसरी बात है, गाड़ी पर लद कर आते हैं। चिंतामणि, तो यह कौन बड़ी बात है? यहाँ तो टिकटी पर उठाकर लाए जाते हैं। ऐसे ऐसे डकारे लेते हैं कि जान पड़ता है बम गोला छूट रहा है। एक बार खोपिया पुलिस ने बम गोले के संदेह में घर की तलाशी तक ली थी। मोटेराम, झूठ बोलते हो, कोई इस तरह नहीं डकार सकता। चिंतामणि, अच्छा तो अगर सुन लेना, डर कर भाग न जाओ तो सही। एक क्षण में दोनों मित्र मोटर पर बैठे और मोटर चली। रास्ते में पंडित चिंतामणि को शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि मैं पंडित मोटेराम का पिछलग्गू समझा जाऊं और मेरा यथेष्ट सम्मान न हो। उधर पंडित मोटेराम को भी भय हुआ कि कहीं ये महाशय मेरे प्रतिद्वंदी बन न जाएं और रानी साहब पर अपना रंग जमा लें। दोनों अपने अपने मंसूबे बांधने लगे। ज्यों ही मोटर रानी के भवन में पहुंची, दोनों महाशय उतरे। अब मोटेराम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंच जाऊं और कह दूं कि पंडित को ले आया, और चिंतामणि चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंचूं और अपना रंग जमा दूं। दोनों कदम बढ़ाने लगे। चिंतामणि हल्के होने के कारण जरा आगे बढ़ गए तो पंडित मोटेराम दौड़ने लगे। चिंतामणि भी दौड़ पड़े। घुड़दौड़ सी होने लगी। मालूम होता था कि दो गैंडे भागे जा रहे हैं। अंत में मोटेराम ने हाँफते हुए कहा, राजसभा में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं। चिंतामणि, तो तुम धीरे धीरे आओ ना, दौड़ने को कौन कहता है? मोटेराम, जरा रुक जाओ, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। चिंतामणि, तो निकाल लो, तब तक मैं चलता हूँ। मोटेराम, मैं न कहता तो रानी तुम्हें पूछती भी ना। मोटेराम ने बहुत बहाने किए पर चिंतामणि ने एक न सुने। भवन में पहुंचे। रानी साहब बैठी कुछ लिख रही थी और रह रहकर द्वार की ओर ताक लेती थी कि सहसा पंडित चिंतामणि उनके सामने आ खड़े हुए और यूं स्तुति करने लगे। हे यशोदे, तू बालकेशव मुरार नामा। रानी, क्या मतलब? अपना मतलब कहो। चिंतामणि, सरकार को आशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके कितना अनुग्रहित किया है, उसका बखान शेषनाग अपनी सहस्र जिह्वा द्वारा भी नहीं कर सकते। रानी, तुम्हारा ही नाम चिंतामणि है, वे कहाँ रह गए? पंडित मोटेराम शास्त्री। चिंतामणि, पीछे आ रहा है। सरकार मेरे बराबर आ सकता है भला? मेरा तो शिष्य है। रानी, अच्छा तो वे आपके शिष्य हैं। चिंतामणि, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार, विद्वानों को नम्र होना चाहिए। पर जो यथार्थ है वो तो संसार जानता है सरकार। मैं किसी से वाद विवाद नहीं करता, यह मेरा अनुशीलन अभीष्ट नहीं। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जो सत्य है वो सभी जानते हैं। इतने में पंडित मोटेराम भी गिरते पड़ते हाँफते हुए आ पहुंचे और यह देखकर कि चिंतामणि भद्रता और सभ्यता की मूर्ति बने खड़े हैं, वे देवोपम शांति के साथ खड़े हो गए। रानी, पंडित चिंतामणि बड़े साधु प्रकृति में विद्वान हैं। आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वह आपको अपना शिष्य नहीं कहते। मोटेराम, सरकार मैं इनका दासानुदास हूँ। चिंतामणि, जग तारिणी मैं इनका चरण रज हूँ। मोटेराम, रिपुद रिपुदर संहारिणी मैं इनके द्वार का कुकर हूँ। रानी, आप दोनों सज्जन पूज्य हैं, एक से एक बढ़े हुए। चलिए भोजन कीजिए। सोना रानी बैठी पंडित मोटेराम की राह देख रही थीं। पति की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े लड़कों के विषय में तो कोई चिंता न थी, लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था।
उन्हें किस्से कहानियां सुना सुनाकर बहला रही थीं कि भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलो। दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए। फिर क्या था, बच्चे कूद कूद कर भोजनशाला में जा पहुंचे। देखा तो दोनों पंडित दो वीरों की भांति आमने सामने डटे बैठे हैं। दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे थे। चिंतामणि, भंडारी जी तुम परोसने में बड़ा विलंब करते हो, क्या भीतर जाकर सोने लगते हो? भंडारी, चुपाई मारे बैठे रहो, जौन कुछ होई सब आय जाई, घबराए काहे नहीं होत। तुम्हारे सिवाय और कोई जिवैया नहीं बैठा है। मोटे राम भैया, भोजन करने के पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो लो। चिंतामणि, अजी सुगंध गया चूल्हे में, सुगंध देवता लोग लेते हैं, अपने लोग तो भोजन करते हैं। मोटे राम, अच्छा बताओ पहले किस चीज पर हाथ फेरोगे? चिंतामणि, मैं जाता हूँ भीतर से सब चीजें एक साथ लिए आता हूँ। मोटे राम, धीरज धरो भैया, सब पदार्थों को आ जाने दो, ठाकुर जी का भोग तो लग जाए। चिंतामणि, तो बैठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ, एक बाधा तो मिटे। नहीं तो लाओ, मैं चटपट भोग लगा दूं, व्यर्थ देर करोगे। इतने में रानी आ गई। चिंतामणि सावधान हो गए, रामायण की चौपाइयों का पाठ करने लगी। रहा एक दिन अवध अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। उलट पलट लंका का पिजारी, कूद पड़ा तब सिंधु मंझारी। जय ही पर जाकर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेहु। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय अति भाए। पंडित मोटे राम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जनता जाता है, तो वे भी अपनी विद्वता प्रकट करने को व्याकुल हो गए। बहुत दिमाग लड़ाया, पर कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कवित्व याद न आया। तब उन्होंने सीधे सीधे राम नाम का पाठ आरंभ कर दिया। राम भज राम भज, राम भज रे मन। उन्होंने इतने ऊंचे स्वर से जाप करना शुरू किया कि चिंतामणि को भी अपना स्वर ऊंचा करना पड़ा। मोटे राम और जोर से गरजने लगे। इतने में भंडारी ने कहा, महाराज अब भोग लगाइए। यह सुनकर उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ। भोग की तैयारी हुई, बाल वृंद सजग हो गया। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, किसी ने करताल, और चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटे राम मन में ऐंठ कर रह गए। रानी के समीप जाने का यह अवसर उनके हाथ से निकल गया, पर यह किसे मालूम था कि विधिवाम उधर कुछ और ही कुटिल क्रीड़ा कर रहा है। आरती समाप्त हो गई थी, भोजन शुरू होने को ही था कि एक कुत्ता न जाने किधर से आ निकला। पंडित चिंतामणि के हाथ से लड्डू थाल में गिर पड़ा। पंडित मोटे राम अचकचाकर रह गए। सर्वनाश! चिंतामणि ने मोटे राम से इशारे में कहा, अब क्या कहते हो मित्र, कोई उपाय निकालो, यहाँ तो कमर टूट गई। मोटे राम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है, यह ससुरा आया किधर से? रानी पास ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे कुत्ता किधर से आ गया? यह रोज बंधा रहता था, आज कैसे छूट गया? अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। चिंतामणि सरकार, आचार्यों ने इस विषय में। मोटे राम, कोई हर्ज नहीं है सरकार, कोई हर्ज नहीं है। सोना भाग्य फूट गया। जोहत जोहत आधी रात बीत गई, तब ई विपत फाट पड़ी। चिंतामणि सरकार, स्वान के मुख में अमृत। मोटे राम, तो अब आज्ञा हो तो चलें? रानी, हाँ और क्या। मुझे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो गए टामी। भंडारी, ये पत्तल उठाकर मेहतर को दे दो। चिंतामणि, सोना से छाती फटी जाती है। सोना को बालकों पर दया आई। बेचारे इतनी देर देवोपम धैर्य के साथ बैठे थे, बस चलता तो कुत्ते का गला घोंट देती। बोली, लड़कन का तो दोष नहीं परत है, इन्हें काहे नहीं खवा देत को? चिंतामणि, मोटे राम महादुष्ट है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सोना, ऐसे तो बड़े विद्वान बनत रहे, अब काहे नहीं बोलत बनत? मुंह में दही जम गवा, जीभा नहीं खुलत है। चिंतामणि, सत्य कहता हूँ, रानी को चकमा दे देता। इस दुष्ट के मारे सब खेल बिगड़ गया, सारी अभिलाषाएं मन में रह गई। ऐसे पदार्थ कहाँ मिल सकते हैं? सोना, सारी मनुष्य निकस गए, घर ही में गरजई के शेर हैं। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे तीनों बच्चों को खिला दो, ये बेचारे क्यों भूखे मरे? क्यों फेंकू राम, मिठाई खाओगे? फेंकू, इसीलिए तो आए हैं। रानी, कितनी मिठाई खाओगे? फेंकू, बहुत सी, हाथों से बताकर इतनी।
रानी अच्छी बात है, जितनी खाओगे उतनी मिलेगी, पर जो बात मैं पूछूं वो बतानी पड़ेगी, बताओगे ना? फेंकू, हाँ बताऊंगा, पूछिए। रानी, झूठ बोले तो एक मिठाई न मिलेगी, समझ गए? फेंकू, मत दीजिएगा, मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। रानी, अपने पिता का नाम बताओ। मोटे राम, बालकों को हरदम सब बातें स्मरण नहीं रहती, उसने तो आते ही आते बता दिया था। रानी, मैं फिर पूछती हूँ, इसमें आपको क्या हानि है? चिंतामणि, नाम पूछने में कोई हर्ज नहीं। मोटे राम, तुम चुप रहो चिंतामणि, नहीं तो ठीक न होगा। मेरे क्रोध को अभी तुम नहीं जानते, दबा बैठूंगा तो रोते भागोगे। रानी, आप तो व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हैं, बोलो फेफूराम, चुप क्यों हो? फिर मिठाई ना पाओगे? चिंतामणि, महारानी की इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, बता दो बेटा। मोटे राम, चिंतामणि जी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अधीन आए हैं, वो नहीं बताता तुम्हारा साजा आए वहां से बड़े खैरख्वाह बन के। सोना, अरे हाँ लड़कन से ई सब पवारा से का मतलब? तुमका धर्म परे मिठाई देव, ना धर्म परे ना देव। ई का कि बाप का नाम बताओ तब मिठाई देव। फेकू राम ने धीरे से कोई नाम लिया, इस पर पंडित जी ने उसे इतने जोर से डांटा कि उसकी आधी बात मुंह में ही रह गई। रानी, क्यों डांटते हो उसे, बोलने क्यों नहीं देते, बोलो बेटा। मोटे राम, आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही हैं। चिंतामणि, इसमें अपमान की तो कोई बात नहीं है भाई। मोटे राम, अब हम इस द्वार पर कभी ना आएंगे, यहाँ सब पुरुषों का अपमान किया जाता है। अलगू, कहिए तो मैं चिंतामणि को एक पटकन दूं। मोटे राम, नहीं बेटा, दुष्टों को परमात्मा स्वयं दंड देता है, चलो यहाँ से चलें, अब भूल कर यहाँ न आएंगे। खिलाना न पिलाना, द्वार पर बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान करना, तभी तो देश में आग लगी हुई है। चिंतामणि, मोटे राम, महारानी के सामने तुम्हें इतनी कटु बातें ना करनी चाहिए। मोटे राम, बस चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे ही सिर जाएगा। माता पिता का पता नहीं, ब्राह्मण बनने चले, तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण? चिंतामणि, जो कुछ मन चाहे कह लो, चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर पड़ता है। जब तुम धर्म का एक लक्षण नहीं जानते, तब तुमसे क्या बातें करो। ब्राह्मण को धैर्य रखना चाहिए। मोटे राम, पेट के गुलाम हो, ठकुर सुहाती कर रहे हो कि एक आध पत्थर मिल जाए, यहाँ मर्यादा का पालन करते हैं। चिंता, कह तो दिया भाई कि तुम बड़े मैं छोटा, अब और क्या कहूँ? तुम सत्य कहते होगे, मैं ब्राह्मण नहीं शूद्र हूँ। रानी, ऐसा न कहीं चिंतामणि जी। मोटे राम, इसका बदला न लिया तो कहना। यह कहते हुए पंडित मोटे राम बालक वृंद के साथ बाहर चले आए और भाग्य को कोसते हुए घर को चले। बार बार पछता रहे थे कि दुष्ट चिंतामणि को क्यों बुला लाया। सोना ने कहा, भंडा फूटत फूटत बच गया, फेंकुआ नाव बताए देते। काहे रे, अपने बाप के नाव बताए देते। फेंकुआ, और क्या, वे तो सच सच पूछती थी। मोटे राम, चिंतामणि ने रंग जमा लिया, अब आनंद से भोजन करेगा। सोना, तुम्हारे एको विद्या काम न आई, ऊ तौन बाजी मार लेगा। मोटे राम, मैं तो जानता हूँ, रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया। सोना, मैं तो ओका मुंह देखा ताड़ गई कि हमका पहचान गई। इधर तो ये लोग पछताते चले जाते थे कि उधर चिंतामणि की पांचों अंगुली घी में थी, आसन मारे भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों से मिठाइयाँ परोस रही थी, वार्तालाप भी होता जाता था। रानी, बड़ा धूर्त है, मैं बालकों को देखते ही समझ गई, अपनी स्त्री को भेष बदल कर लाते उसे लज्जा न आई। चिंतामणि, मुझे कोस रहे होंगे। रानी, मुझसे उड़ने चला था, मैंने भी कहा बच्चा, तुमको ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद करोगे। टामी को बुला लिया। चिंतामणि, सरकार की बुद्धि को धन्य है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जो भी कहानी सुननी हो कमेंट में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।